नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई स्टेशन पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में। और क्योंकि भाषा शिक्षण की विधियाँ एक बहुत ही लंबा टॉपिक है और लेंदी टॉपिक होने के कारण इसको 4-5 भागों में हम विभाजित करते हुए पढ़ेंगे। तो आज हम भाषा शिक्षण की विधियों का भाग 1 पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली विधि है भाषा शिक्षण की अनुकरण विधि। अनुकरण का अर्थ होता है जैसा शिक्षक करते हैं वैसा ही बालक उनको देखते हुए उनका अनुकरण करते हैं, उनका पीछा करते हैं। तो एक शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए जब कोई बालक भाषा सीखता है तो वह उसकी अनुकरण विधि कहलाती है। और इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को भाषा शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। मतलब इसमें जैसा शिक्षक बताते हैं बालक बिल्कुल वैसे ही करते जाते हैं। और अनुकरण विधि के यहाँ पर 3 प्रकार है। नंबर 1 लेखन अनुकरण, नंबर 2 उच्चारण अनुकरण और नंबर 3 रचना अनुकरण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लेखन अनुकरण। एक शिक्षक बालक को रूपरेखा के आधार पर यहाँ पर समझाता है तो बालक नया या वास्तविक वर्ण शब्द बना लेता है। इसमें मुद्रित पुस्तिकाएं मतलब छपी हुई पुस्तिकाएं जिनमें अक्षर या वाक्य बिंदु के रूप में लिखे होते हैं और बालक उन बिंदुओं पर पेंसिल या पेन से लिखने का प्रयास करता है और अभ्यास करके अक्षरों या शब्दों को लिखना सीख जाता है। जैसे ये देखिए डॉटेड क लिखा हुआ है। बालक क्या करता है, इस डॉटेड क को इस प्रकार मिलाने की कोशिश करता है और ऐसे करके ये वाला क बना लेता है। तो इससे वो धीरे धीरे सीख जाता है लिखना। बात करते हैं स्वतंत्र लेखन की। एक शिक्षक बालक को श्याम पट्ट पर लिखी हुई विषय वस्तु या फिर पुस्तक से नकल करने के लिए देता है और बालक स्वतंत्र रूप से लिखना सीखता है। तो ये भी एक प्रकार हो गया अनुकरण विधि के अंतर्गत बच्चों को सिखाने का। अब है उच्चारण अनुकरण। पहला हो गया लेखन अनुकरण और दूसरा है उच्चारण अनुकरण। जब एक बालक को लिखना आ जाता है तो फिर उसे उच्चारण करना सिखाया जाता है। मतलब किसी शब्द को कैसे उच्चारित करना है, कैसे उसको बोलना है। इसके लिए पहले शिक्षक उच्चारण करता है और उसके बाद बालक उसका उच्चारण करता है। और छोटे बालकों में मौखिक उच्चारण अंतिम कालांश में विद्यालय में कराए जाते हैं। आपने छोटी कक्षाओं में देखा होगा और आपने भी स्वयं इसी प्रकार पढ़ा होगा। अध्यापक बोलते हैं और पीछे पीछे बालक उसको दोहराते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में उच्चारण अनुकरण का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ कई बार एक ही वर्ण का उच्चारण दूसरी परिस्थिति में बदल जाता है। ऐसा आपने भी देखा होगा। उदाहरण देखिए यहाँ पर PUT पुट, इसको हम पुट पढ़ते हैं तो यहाँ यू का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, परंतु यहाँ पर CUT, यहाँ हम इसको कुट नहीं कह करके कट कहते हैं। तो यहाँ पर यू का उच्चारण अ के रूप में होता है। इसी प्रकार गो में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, वहीं टू में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। तो इस प्रकार जब विविधताएं आती है तो जैसे जैसे शिक्षक बताते हैं, जैसे जैसे शिक्षक बोलते हैं वैसे ही बालक दोहराते हुए इनको सीखते हैं। तो तीसरा प्रकार है यहाँ पर अनुकरण का रचना अनुकरण। तो शिक्षक एक बालक को किसी प्रकार की कोई एक रचना करके बताता है और बालक उसके आधार पर कोई दूसरी रचना कर लेता है, इसलिए इसको कहा गया है रचना अनुकरण। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण, दीपावली का निबंध लिखवाने के बाद उसके आधार पर ही होली का निबंध लिखना बिल्कुल आसान हो जाता है। इसी प्रकार गाय पर निबंध लिखाने के बाद कोई अन्य पशु जैसे घोड़े पर निबंध लिखना बच्चों के लिए आसान हो जाता है। इसको हम रचना अनुकरण कहते हैं। इस विधि का उपयोग करने के कारण बालक में मौलिकता का विकास नहीं हो पाता क्योंकि वो रटना सीख जाता है। ठीक है, तो ये हो गई अनुकरण के 3 प्रकार। अब पढ़ते हैं हम दूसरी विधि मोंटेसरी विधि, जिसको हम साहचर्य विधि भी कहते हैं। तो यहाँ उदाहरण देखिए किस प्रकार इसमें सिखाया जाता है। जैसे ये क जो है, इस क को देख करके इस प्रकार का क लिखना। तो यह एक प्रकार की खेल विधि है। खेल विधि का मतलब इसमें खेल खेलते हुए बालक को सिखाया जाता है और खेलते हुए सिखाना बालक के लिए सबसे आसान होता है अधिगम के लिए। तो इस विधि को देने का श्रेय, जैसा नाम लिखा हुआ है, मारिया मोंटेसरी जो इटली के हैं उनको जाता है। इस वर्ण ए से ए होते हैं जिनके सहयोग से एक बालक वर्ण लिखना सीख जाता है। 3 वर्ष से 7 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। इस विधि में न तो कोई कक्षा होती है और न ही कोई समय चक्र, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कब सिखाएंगे और कहाँ सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे। व्यक्तिगत शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षक बालकों को देखते हुए बालकों के बौद्धिक स्तर और उनकी अधिगम स्तर को देखते हुए उनको सिखाता है। बालकों की बौद्धिक शक्ति के साथ साथ उनमें शारीरिक, सामाजिक
और भाषा संबंधी विकास हेतु शिक्षक द्वारा प्रयत्न किए जाते हैं। मॉन्टेसरी विधि के गुण, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित विधि है, मतलब बालकों पर पूरी तरह से फोकस किया जाता है। तीसरा, शारीरिक और मानसिक विकास करती है। चौथा, यहाँ पर बालक स्वयं कुछ कार्य करके सीखता है, इसलिए उसके चिंतन का विकास होता है। पांचवा, सहयोग और प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। इसके दोष क्या है? क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है, इसलिए अधिक खर्चीली है, अधिक संसाधनों का प्रयोग होता है इसमें, थकान जल्दी आती है, कई प्रकार के क्रियाकलाप है, दुर्घटना का भय बना रहता है क्योंकि पूर्व निर्धारित नहीं है, केवल प्रारंभिक कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है और सामान्य विद्यालय में इसका उपयोग संभव नहीं है क्योंकि ये निश्चित, नियमित और निर्धारित नहीं है। लेखन अनुकरण, बालक के पहली बार जब वो विद्यालय जाता है तो उसके कच्चे चित्र से उसे लिखना सिखाया जाता है। मतलब बालक को कच्चे चित्रों से, जो चित्र होते हैं उन चित्रों के माध्यम से उसे लिखना सिखाया जाता है। ये हो गया लेखन अनुकरण। अब खेल विधियों के बारे में हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड के गणित शिक्षक हेनरी कॉल्डवेल कुक ने सर्वप्रथम खेल विधि का विचार दिया। ये खेल विधि के वास्तविक जनक माने जाते हैं। तो प्रश्न ये आता है परीक्षा में कि खेल विधि के वास्तविक जनक कौन है? तो इंग्लैंड के गणित शिक्षक हेनरी कॉल्डवेल कुक। यह शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है क्योंकि इसमें बालकों की रुचि, स्वतंत्रता, क्रिया आदि से संबंधित मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पूर्ति की जाती है। हेनरी कॉल्डवेल कुक के अनुसार खेल एकमात्र ऐसा कार्य है जिसको बालक पूरे मन से करता है, क्योंकि खेल में बालक की रुचि होती है और इसलिए बालक उस कार्य को पूरे मन से करता है। वर्तमान में प्रचलित खेल विधियों के प्रकार देखिए, यहाँ पर 3 लिखे हुए मुख्य रूप से। नंबर 1 किंडरगार्टन विधि, जिसके प्रतिपादक हैं फ्रॉबेल। दूसरा है साहचर्य विधि, जिसके प्रतिपादक है मारिया मॉन्टेसरी। तीसरा है डाल्टन विधि, जिसके प्रतिपादक है हेलेना पार्कहर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं हम साहचर्य विधि, जिसके प्रतिपादक है मारिया मॉन्टेसरी। तो मारिया मॉन्टेसरी कौन है और इस विधि में क्या है ऐसा विशेष? देखिए, साहचर्य का मतलब साथ मिलकर के इस प्रकार का व्यवहार करना जिससे कि बालक को कुछ संज्ञान हो। तो इस विधि में बालकों को शब्द ज्ञान करवाया जाता है तथा सबसे पहले विभिन्न वस्तुओं पर उनके नाम लिखी पर्चियाँ रखी जाती है और बालकों को क्या बताया जाता है कि कुछ समय के बाद पर्चियाँ अलग कर ली जाएगी और पुनः फिर एक एक बालक से उन वस्तुओं को वापस रखवाया जाएगा और इस प्रकार से अभ्यास करवाया जाएगा, जिससे पहले वो पर्चियों से देख करके समझ लेंगे कि ये वस्तु का नाम क्या है और इसको कैसे लिखा जाता है, और जब पर्चियों को हटाया जाएगा तो उनको वो नाम याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार साहचर्य व्यवहार से बालक सीखता है। ये साहचर्य विधि मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार। अब है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि और इसका दूसरा नाम है बालोद्यान विधि। तो इसके जनक है फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने यह विधि देते हुए कहा था कि जिस प्रकार से एक माली अपने बगीचे में पौधों और फूलों की देखभाल करता है तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए, स्वतंत्र रूप से बढ़ने के लिए, वर्धित होने के लिए प्रेरित करता है, यानी वातावरण देता है, उसी प्रकार से एक विद्यालय में शिक्षक रूपी माली अपने विद्यार्थियों के लिए कार्य करता है। तो फ्रॉबेल ने यहाँ उदाहरण लिया बगीचे, माली, पौधों और फूलों का, और ये विधि का नाम है किंडरगार्टन विधि या बालोद्यान विधि। मतलब बाल प्लस उद्यान विधि, मतलब बगीचे वाली विधि। तो यह 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। और इसमें फ्रॉबेल ने, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लिख दीजिए कि इसमें फ्रॉबेल ने विद्यालय को तो बगीचा माना, छात्र को फूल और शिक्षक को माली कहा। विशेषताएं हैं इसकी, स्वतंत्र वातावरण मिलता है बालक को सीखने के लिए, एकता की भावना रहती है, खेलों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है और प्राकृतिक सौंदर्य का निरीक्षण कराया जाता है। भाषा शिक्षण में फ्रॉबेल ने वर्ण परिचय पद्धति का प्रयोग किया, जिसमें वर्णों और उनसे संबंधित चित्रों में सामंजस्य स्थापित करके बालकों को वर्ण पहचानने का अभ्यास करवाया जाता है। तो फ्रॉबेल की विधि हो गई किंडरगार्टन विधि, और जिसमें उपमा किसको क्या दी गई है? विद्यालय को बगीचा, छात्र को फूल और शिक्षक को माली कहा। तीसरी विधि है डाल्टन विधि या स्वाध्याय विधि। हम खेल विधियां पढ़ रहे हैं यहाँ। तो कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट इनके जनक रहे हैं, इनकी प्रतिपादक रही है इस विधि की। अमेरिका के डाल्टन शहर में ये विकसित की गई, इसलिए इस विधि का नाम है डाल्टन विधि। इस विधि का सबसे पहले पाश्चात्य देशों में चलन हुआ और यह एक विद्यालय प्रणाली है, मतलब स्कूल सिस्टम में इसको चलाया जा सकता है, जिसमें बालकों के लिए कोई विशेष टाइम टेबल निर्धारित नहीं होता, बल्कि विषय भी बालक अपनी स्वयं की इच्छा से, मतलब जैसा जो बालक को पसंद होगा वही वह पढ़ेगा। अब है डाल्टन सिद्धांत। क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है, क्योंकि सब कुछ बालक पर केंद्रित है। व्यक्तिगत शिक्षण दिया जाता है, क्योंकि बालक को जो विषय पसंद होगा वह उसे पढ़ाया जाएगा। स्वाध्याय पर बल दिया जाता है,
क्योंकि बालक की रुचि होगी उसमें तो स्वाध्याय करेगा। अध्ययन और शैक्षिक प्रगति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शिक्षक का मार्गदर्शन करना। भाषा शिक्षण में इसके द्वारा उच्चारण, पठन, लेखन और रचना कार्य आदि की शिक्षा बहुत अच्छे से दी जा सकती है। तो यहाँ पर हमने एक विधि पढ़ ली, डाल्टन विधि या स्वाध्याय विधि, जहाँ बालक स्वयं अपनी इच्छा से विषय सेलेक्ट करके, चयन करके उसे पढ़ता है। अब है खेल विधियों के गुण और दोष। तो गुण क्या है इसके कि ये मनोवैज्ञानिक विधि है, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए रोचक है, बच्चों में रुचि उत्पन्न करती है, स्थायी ज्ञान प्रदान करती है और चहुमुखी विकास करती है। हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक और चिंतन के गुणों का विकास करती है। दोष है इसके केवल प्रारंभिक कक्षाओं के लिए रोचक है, जो बड़ी कक्षाएं हैं, जो उच्च कक्षाएं हैं, उनके लिए उपयोगी नहीं है। बालकों में भाषा के लेखन कौशल का विकास नहीं हो पाता और पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि खेल खेल में बहुत कम सिलेबस पूरा होता है, थोड़ी थोड़ी बातें ही समझाई जा सकती है, पढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों आज की क्लास में केवल इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।